अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आपको एक शख्स की कहानी बताते हैं। एक ऐसा शख्स जो सियासी रहनुमा है, एक मुल्क का सरबराह है, मगर इस शख्स ने अपनी जिद, नासमझी और अपनी अना की वजह से पूरे मुल्क के अवाम को खतरे में डाल दिया। अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार करके गुमराह कर दिया। जब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा था, इसे आलमी वबा करार दिया जा चुका था, तो ये लीडर इसे मामूली फ्लू कहता रहा। और जब सूबों ने अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस वबा से निमटने के लिए इक़दाम किए, लॉकडाउन किया, तो इस लीडर ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी, सूबों के खिलाफ ही मुहिम चला दी, अपने ही मुल्क के सूबों के खिलाफ मुहिम चला दी। फिर ये लीडर कोरोना वायरस से मुताल्लिक एहतियाती SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी करता रहा, समाजी फासले का ख्याल रखा, न फेस मास्क का इस्तेमाल किया और अपने इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये और पॉलिसियों की वजह से अपने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अवाम की जानें खतरे में डाल दी, क्योंकि इस लीडर को मईशत अपने अवाम की जान से ज़्यादा अजीज थी। हज़ारों लोगों की जान चली गई और इसके मुल्क में कम आमदनी वाले अफराद इस वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जो गरीब हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं। मरने वालों और मुतासिर होने वालों में ज़्यादा गरीब अवाम हैं, क्योंकि वो छोटे घरों में, गुंजान आबाद इलाकों में करीब करीब रहते हैं। ज़्यादा पैसे वाले लोगों की तरह अलग अलग नहीं रह सकते, ना ही महंगे अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं। इसे लॉकडाउन ना होने और वायरस फैलने की ज़्यादा बड़ी कीमत भी गरीब अवाम ही चुका रहे हैं। और जब मुल्क में कोरोना के केसेस तेज़ी से फैले और अमवात की तादाद बढ़ती चली गई, तो इस लीडर ने कोरोना से मुताल्लिक डेटा ही वेबसाइट से गायब कर दिया। यहाँ तक कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। अपनी कौम को मुश्किल में डालने वाला ये लीडर ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो हैं, जिनकी पॉलिसियों की वजह से ब्राज़ील अब कोरोना से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। और हालत यह है कि मुर्दों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है। ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इस मामले पर इख्तिलाफ है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाए या नहीं। ब्राज़ील के सदर लॉकडाउन के खिलाफ है, जबकि मार्च के आगाज़ में ही वहाँ की रियासती हुकूमतों ने कोरोना से बचने के लिए तफरीही और अवामी मकामात को बंद कर दिया था। लोगों को घरों तक महदूद रहने के अहकाम जारी कर दिए थे। मगर ब्राज़ीली सदर इन हुकूमतों के इन इक़दामात के खिलाफ बोल पड़े। और जब रियासती हुकूमतों के अहकामात के खिलाफ लोगों ने मुजाहरे शुरू किए, तो उन मुजाहरों में ब्राज़ील के सदर खुद भी शरीक हुए और हिफाजती इक़दामात के बगैर शिरकत की। और कौम से खिताब में भी यही बताते नजर आए कि कोरोना एक मामूली फ्लू है, मुझे भी वायरस लग गया तो कोई तशवीश महसूस नहीं करूँगा। मेरे माजी को देखते हुए अगर मैं वायरस से मुतासर हो भी गया तो ये मेरे लिए तशवीश का बाइस नहीं होगा। मैं इसे एक छोटे से फ्लू से ज्यादा कुछ महसूस नहीं करूंगा। ये बयान उन्होंने 24 मार्च को दिया। हालांकि 11 मार्च को आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया था, मगर उन्होंने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। 16 अप्रैल को उन्होंने वजीर सेहत को ओहदे से हटा दिया और 1 माह से भी कम मुद्दत में दूसरे वजीर सेहत ने भी इस्तीफा दे दिया। ब्राज़ीली सदर ने गैर जिम्मेदारी दिखाई और जब मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा, उन पर तनकीद बढ़ने लगी, सवाल किया जाने लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मौजज़े तो नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? मैं मौजज़े तो नहीं कर सकता। केसेस और अमवात बढ़ने के बावजूद ब्राज़ील के सदर एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते रहे। 31 मई को सदारती महल के बाहर अपने हामियों के एक हुजूम से मुलाकात की और जब केसेस और अमवात बढ़ने पर मुसलसल तनकीद होने लगी, तो उन्होंने वेबसाइट पर कोरोना वायरस से मरने वालों और मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद की इशाअत रोक दी। 5 जून को ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो की हुकूमत ने मुल्क की वेबसाइट को बंद कर दिया, जिस पर कोरोना के केसेस के आदाद शुमार थे। फिर अगले ही दिन वेबसाइट को बहाल कर दिया, मगर कोरोना के रिपोर्ट होने वाले टोटल केसेस और हलाकतों की तादाद से मुतालिक डेटा हटा दिया। मगर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम डेटा बहाल करना पड़ा। इस वक्त ब्राज़ील की सूरत हाल ये है कि ब्राज़ील में इस वक्त कोरोना वायरस के 7,42,000 से ज़ायद केसेस हैं, जबकि 38,497 हलाकतें हो चुकी हैं दूसरे नंबर पर। मगर ये बात ब्राज़ील के सदर तक महदूद नहीं है। दुनिया में और भी लीडर्स हैं जिन्होंने यही किया और अब अवाम उनकी बातों और पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम इस हवाले से कुछ सरबराहान हुकूमत का रवैया और उनके मुल्क के हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं और फिर उनका मवाजना कुछ ख़वातीन सरबराहान हुकूमत से करते हैं, जिन्होंने बरवक्त इक़दाम किए, फ़ैसले किए, बहादुर फ़ैसले किए और अपने मुल्क के अवाम को बचाया। कोरोना से निमटने के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तनकीद हो रही है कि अमरीकी सदर ने इस वबा से तबाहकुन अंदाज में निमटने की कोशिश की। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा हलाकतें अमरीका में हुई हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही हैं। वबा के आगाज़ पर डोनाल्ड ट्रंप अवाम को यकीन दिलाते रहे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ काबू में है। तकरीबन 2 महीने तक वो माहिरीन की राय को नज़रअंदाज करते रहे। ट्रंप मुसलसल चीन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, तनकीद करते रहे कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक
बर वक्त इकदाम करने पर जब उन पर तनकीद होने लगी और मुसलसल तनकीद होती रही तो वो मीडिया पर बरहम हो गए। कभी चीन पर गुस्सा निकालते, कभी मीडिया पर गुस्सा निकालते और उल्टा मीडिया को कोरोना वायरस की संगीनी को नजरअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराते रहे। ट्रंप सख्त सवाल पूछने वाले रिपोर्टर्स पर भड़क उठे, मीडिया को जिम्मेदार करार देते रहे, फिर उन्होंने कोरोना को फ्लू करार दे दिया, मास्क पहनने से इनकार कर दिया, बार बार बयान बदलते रहे। We have it totally under control. It's one person coming in from China. We think we have it very well under control. We pretty much shut it down coming in from China. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. When it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. People are getting better. They're all getting better. And the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear, and you'll be fine. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. Not only the vaccines, but the therapies. Therapies is sort of another word for cure. We're talking about very small numbers in the United States. Our numbers are lower than just about anybody. It's really working out. And a lot of good things are going to happen. And we are responding with great speed and professionalism. It's going to go away. Yeah, no, I don't take responsibility at all. We're going to all be great. We're going to be so good. This came up, we came up so suddenly. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. We're 15 people in this massive country. And because of the fact that we went early, we could have had a lot more than that. We're doing great. Our country is doing so great. और फिर ब्राजील की तरह अमेरिका का नतीजा भी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का नतीजा भी दुनिया के सामने है। सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका में सामने आ रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त कोरोना के केसेस की तादाद 20.5 लाख के करीब है, जबकि 1,14,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 9 जून को यानी एक दिन में 19,056 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर की तरह रूसी सदर पुतिन ने भी इब्तिदा में कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया था। मार्च में जब कोरोना वायरस चीन से यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो गया था, उस वक्त रूसी सदर पुतिन अपनी हुकूमत के इक़दामात से इंतहाई मुतमईन थे और शहरियों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अप्रैल के आगाज़ में उन्होंने रूस में हिफाजती इक़दाम करने के बजाय दीगर ममालिक की मदद करना शुरू कर दी। मगरबी ममालिक को मेडिकल का सामान फराहम करना शुरू कर दिया। मगर फिर 13 अप्रैल को रूसी सदर को एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि हमें मुश्किलात का सामना है और अब सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक हो रही है। अब रूसी सदर तनकीद की जद में है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे को संजीदगी से नहीं लिया। जिस वक्त सख्त फैसले करने थे, फैसले नहीं किए, अब उसकी कीमत रूसी अवाम को अदा करनी पड़ रही है। रूस कोरोना मुतासरीन ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। मार्च के आखिर में रूस में मुआशी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी। शहरियों को घरों में रहने के अहकाम दिए गए थे। 1 जून से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इस वक्त रूस में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 4,93,600 से ज़ायद है। 6,358 हलाकतें हो चुकी हैं। 9 जून को यानी एक दिन में रूस में 8,595 केसेस रिपोर्ट हुए। और फिर 3रे नंबर पर अगर बात की जाए, 4थे नंबर पर, तो बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी इब्तिदा में साइंसदानों की वार्निंग को नज़रअंदाज किया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इब्तिदाई 5 हफ्तों में गैर संजीदगी दिखाई और लॉकडाउन लगाने में भी ताख़ीर की। जब शुरू में एहतियात की ज़रूरत थी तो बरतानवी वज़ीर आज़म अस्पताल के दौरे के मौके पर कोरोना मरीजों से हाथ मिलाते नजर आए और फ़ख्र से बताते भी नजर आए कि मैंने तो कोरोना के मरीजों से हाथ मिलाया। No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाथ मिला रहा हूँ। मैं कल रात अस्पताल में था। मेरे ख्याल में वहाँ कुछ कोरोना वायरस के मरीज थे। मैंने सबसे हाथ मिलाया। मैं अब भी सबसे हाथ मिला रहा हूँ। लोग मगर अपनी मर्जी भी अपना सकते हैं, मगर हमने ये नतीजा निकाला है कि हाथ धोएं ये ज़रूरी है। Washing your hands is the crucial thing. फिर बरतानवी वज़ीर आज़म खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, सेहतियाब हुए। उनमें 27 मार्च को कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ था। बरतानिया में 1 जून से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने अब भी लॉकडाउन में नरमी करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। इस वक्त बरतानिया में कोरोना के 2,89,000 से ज़ायद केसेज हैं। 40,880 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक बरतानिया, अमरीका और ब्राज़ील के डेटा का अगर जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादातर सियाफाम अफराद मुतासर हुए हैं और उनमें अमवात की शरह भी दीगर से ज़्यादा है, क्योंकि वो गरीब हैं और गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं। रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत का मानना है कि गुर्बत, सेहत की सहूलत तक रसाई ना होना, घरों में रश और बीमारी की ज़्यादा वजूहात जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये वजह है कि ब्राज़ील में
या फिर अमेरिका में या फिर बरतानिया में ज़्यादातर सियाह फाम कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, जो कि आमतौर पर गरीब हैं। माहिरीन ने 30,000 मरीजों के डेटा का जायजा लिया। उनमें से 55% सियाह फाम और दीगर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जबकि 38% सफ़ेद फाम थे। रिसर्च के मुताबिक वो सियाह फाम जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मरने के इम्कानात 4 गुना ज़्यादा होते हैं एक ग्रेजुएट सफ़ेद फाम के मुकाबले में। रिसर्च के मुताबिक ब्राज़ील के इन इलाकों में जहाँ सियाह फाम रहते हैं, वहाँ अमवात ज़्यादा हुई हैं। कोरोना वायरस मस्बत आने के बाद अमवात की शरह सियाह फाम में 7.2 गुना बढ़ी है। यानी कि ये कहना कि ये अमीरों को भी मुतासिर करती है, गरीबों को मुतासिर नहीं करती, इससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो इससे बुरी तरीके से इन ममालिक में मुतासिर हुई हैं। 4 लीडर्स की मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं, जिनकी गैर संजीदगी की वजह से मुल्क को कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुँचा, अवाम में हलाकतें हुई और वो तनकीद की ज़द में है। जबकि 4 ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी हिकमत अमली उन्हें कामयाबी की तरफ ले गई। और दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में ख़वातीन रहनुमाओं ने क़यादत संभाली हुई है। ऐसे हालात में जब मुश्किल फ़ैसले लेने थे, सख्त इक़दामात करने थे, गैर मकबूल फ़ैसले करने थे, वहाँ ख़वातीन लीडर्स बेहतर रहनुमा के तौर पर नज़र आईं। कोरोना वायरस की वबा ने यह बात साबित की कि ख़वातीन बेहतरीन लीडर्स होती हैं और इस मुश्किल वक्त में वो बेहतर फ़ैसले करती नज़र आ रही हैं। इन ममालिक में कोरोना की वबा पर कंट्रोल नज़र आ रहा है और इन 4 ममालिक की हम मिसाल आपके सामने रखते हैं। उनमें से बेहतरीन मिसाल तो न्यूजीलैंड की है, जिसे कोरोना फ्री करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस का कोई मरीज अब वहाँ मौजूद नहीं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की जाने वाली पाबंदियों को उठा लिया है। न्यूजीलैंड की क़यादत वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डर्न ने संभाली हुई है। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए उन्होंने बड़े फैसले किए, वक्त पर लॉकडाउन किया, उस पर अमल दरामद किया। कोई ऐसे बयान नहीं दिए कि अवाम इस वायरस के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते। न्यूजीलैंड में कोरोना के कुल 1504 केसेस सामने आए, 22 हलाकतें हुई और अब न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई मरीज मौजूद नहीं और मईशत को खोला जा रहा है। दूसरी मिसाल जर्मनी की है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का किरदार भी मौसर नजर आया। इस वबा के खिलाफ मुश्किल फैसले किए, मुख्तलिफ मकामी हुकूमतों को मुत्तहिद रखा, ना कि उनके खिलाफ खड़ी हो गई। जवाब में मकामी हुकूमतों ने भी, जो उनकी मुखालिफ जमातों की थी, मुखालिफ होने के बावजूद उनका साथ दिया। यानी एंजेला मर्केल ने नाजुक वक्त में ऑपोजिशन को साथ मिलाकर मुल्क को मुत्तहिद कर दिया, ना कि ऑपोजिशन के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग की। केसेस सामने आते ही फौरी इक़दाम किए। जिन जिन इलाकों में केसेस सामने आए वहाँ लॉकडाउन कर दिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके केसेस का पता चलाया। ओल्ड एज होम्स जहाँ बुजुर्ग रहते हैं वहाँ सबका दाखिला बंद कर दिया। नतीजा ये निकला कि जर्मनी में ज़्यादा उम्र के अफराद की इटली, स्पेन और बरतानिया के मुकाबले में बहुत कम अमवात हुई और वैसे भी अमवात की शरह इन ममालिक से कम रही। इनके इक़दामात दुनिया में सराहे गए। कोरोना वायरस से मुतासरा दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत जर्मनी में कम हलाकतें हुई हैं। जर्मनी में 1,86,525 केसेस सामने आए, जिनमें से 1,70,700 सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 8,831 अमवात हुई और इस वक्त 6,994 केसेस एक्टिव रह गए हैं, जिसमें से 6,461 केसेस मामूली नोयत के रह गए हैं। ताइवान और नॉर्वे में भी ख़वातीन लीडर्स ने क़यादत संभाली हुई है। ताइवान की सदर साई इंग विन है। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए, मुश्तबा अफराद को घरों तक महदूद कर दिया और इस उसूल की खिलाफवर्जी करने पर भारी जुर्माना आयद किया। फौरी अमल, नए केसेस का पता चलाना और उन्हें अलग करना ऐसी वबा के फैलाव को रोकने में अहम साबित हुआ। ताइवान में 443 कोरोना के केसेस सामने आए, 431 सेहतियाब हो गए, 7 हलाकतें हुई। 11 मई के बाद ताइवान में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। नॉर्वे की वज़ीर आज़म एर्ना सोलबर्ग है। नॉर्वे में भी कोरोना के खिलाफ इक़दामात अब तक मौसर साबित हो रहे हैं। वहाँ 8,588 केसेस सामने आए, 8,138 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि 239 की हलाकतें हुई। स्वीडन में, पड़ोस में, हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी और मईशत खुली रखने के फैसले के बावजूद नॉर्वे ने लॉकडाउन किया। जब ये बातें भी हो रही थी कि शायद स्वीडन की पॉलिसी बेहतर है, वहाँ पर मईशत कम नुकसान होगा, नॉर्वे ने अपनी सख्त पॉलिसी बरकरार रखी, सख्ती की, सूरत हाल पर काबू पाया, कम लोग वायरस का शिकार हुए, हलाकतों की शरह बहुत कम रही और स्वीडन के मुकाबले में बहुत कम लोग हलाक हुए और मईशत भी उतनी ही मुतासिर हुई तकरीबन जितनी स्वीडन की हुई। वो 4 ममालिक हैं जहाँ ख़वातीन की क़यादत है और मुश्किल वक्त में उनके मुश्किल और फौरी फैसलों से ये ममालिक कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब नजर आए। ना इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की, ना अपने बयानात से अवाम को कंफ्यूज किया, ना ही ये अपनी सूबाई या रियासती हुकूमतों के खिलाफ खड़े हुए, ना ही इन्होंने अपोजिशन को एक तरफ कर दिया, बल्कि अपोजिशन को साथ मिलाकर मुल्क में कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में तबाही फैलाने के बाद कोरोना वायरस का नया मरकज अब जनूबी एशिया बन रहा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज़्यादा 5,385 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो अब तक की बहुत बड़ी तादाद है, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,13,700 से ज़ायद हो गई है।
2255 अमवात हो चुकी हैं, जबकि आज वज़ीर आज़म के बौर खुसूसी बराए है डॉक्टर जफर मिर्जा का WHO की तरफ से लिखे गए खत पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिसमें WHO ने दोबारा लॉकडाउन और टेस्ट की तादाद रोजाना 50,000 तक करने की तजवीज़ दी थी। इस हवाले से डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक मुश्किल फैसले करना पड़े हैं, लोगों की जिंदगियां और रोजगार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के साथ जिंदगी को भी चलाना है और अवाम के लिए जो बेहतर है वही फैसला करते हैं। पाकिस्तान में तो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मगर इस वक्त जनूबी एशिया में इस वबा से सबसे ज़्यादा भारत मुतासिर है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 10,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में ये तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा आबादी है भारत की, वहाँ 35-36,000 केसेस होने चाहिए थे, मगर दुगने केसेस भारत में रिपोर्ट हुए हैं। तो आबादी के तनासुब के लिहाज से भारत कम पाकिस्तान से मुतासिर अभी भी हो रहा है, मगर वैसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और केसेस की मजमूई तादाद 2,76,500 से ज़ायद है। 7,745 अमवात हो चुकी हैं। सिर्फ भारतीय शहर मुंबई में कोरोना के 51,000 से ज़ायद केसेस हैं और अब दिल्ली में भी हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। जुलाई के आखिर तक सिर्फ दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंचने का खदशा है। केसेस की बढ़ती हुई तादाद से मुताल्लिक दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने जो इदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं वो खतरनाक हैं, जिसके मुताबिक 15 जून यानी 4 दिन बाद कोरोना केसेस की तादाद 44,000, 30 जून तक 1 लाख, 15 जुलाई तक कोरोना केसेस की तादाद 2,25,000 और जुलाई के आखिर तक ये तादाद 5.5 लाख तक पहुंच सकती है सिर्फ दिल्ली में। उनका कहना है कि जुलाई के आखिर तक सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। नई दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, जबकि भारत के मुआशी हब मुंबई में पहले ही सूरत हाल खराब है, जिसका अंदाजा मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक मुंबई के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुंबई की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी गुंजान आबादी है। भारत इस वक्त कोरोना से मुतासरा दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है और इस फहरिस्त में तेजी से ऊपर आ रहा है और वबा के बढ़ने के साथ साथ उसकी आड़ लेकर इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत में जिस दिन से कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं तब से भारतीय मुसलमानों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इंतहा पसंद मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव की वजह करार दे रहे हैं। इस बुनियाद पर भारत में मुसलमानों को इंतहा पसंदों की जानिब से इम्तियाजी सलूक का सामना है। मुसलमानों का समाजी बॉयकॉट हो रहा है और कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमान आबादियों पर हमले भी शुरू हो गए हैं। मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक 10 से 12 मई तक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के एक मुस्लिम अक्सरियती गांव पर बीजेपी के मुसल्ला कारकुनों ने हमला कर दिया और कई मुसलमानों के घर जला दिए। गांव की 2 मसाजिद और एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया। इंतहा पसंदों ने मुसलमान खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। हमलावर मुसलमानों को धमकियां देते रहे। इस दौरान जब मुसलमानों ने मकामी पुलिस से राब्ता किया तो वो भी मुसलमानों की फोन कॉल्स को नजरअंदाज करती रही। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मई के आगाज में मगरबी बंगाल के उस गांव के 5 मुसलमानों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। जैसे ही ये बात इंतहा पसंदों को पता चली, उन्होंने मुसलमानों का समाजी बॉयकॉट शुरू कर दिया। मुसलमानों के सड़कों पर निकलने, मकामी दुकानों से खरीदारी करने, पब्लिक टॉयलेट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। करीबी हिंदू अक्सरियती गाँव में यह ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों को गाँव में आने नहीं दिया जाए। दुकानदारों को खबरदार कर दिया गया कि वो मुसलमान खरीदारों को सामान मत बेचें और फिर 10 मई को इंतहा पसंद मुस्लिम अक्सरियती गांव पर हमला आवर हो गए। मगरबी बंगाल से बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट लॉकेट चटर्जी ने इस सब का जिम्मेदार मुसलमानों को ही करार दे दिया, यानी कार्रवाइयां कर रहे थे इंतहा पसंद हिंदू और जिम्मेदार करार दे दिया मुसलमानों को। और ये मौका अख्तियार किया कि मुसलमानों ने कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद क्वारंटीन में जाने से इनकार कर दिया था। वो खुलेआम हिंदू अक्सरियती आबादी में घूम फिर रहे थे ताकि हिंदुओं में वायरस मुंतकिल कर दें, मगर इस इल्ज़ाम को मगरबी बंगाल के हेल्थ और पुलिस ऑफिशियल्स ने मुस्तरद कर दिया। बंगाल ही के एक और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह ने सोशल मीडिया पर इस वाक़े में जख्मी होने वाले मुसलमान मजदूर की तस्वीर शेयर की और उसे हिंदू करार दे दिया। बहरहाल ये एक वाक़या नहीं है जिसमें भारतीय इंतहा पसंदों ने कोरोना की आड़ में मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया हो। कुछ दिन पहले रियासत झारखंड के शहर जमशेदपुर में एक 30 साला हामला मुस्लिम खातून ने रियासती वजीर आला के नाम खत में इल्ज़ाम लगाया कि मकामी सरकारी अस्पताल में उनके साथ बदसलूकी की गई, मजहब की बुनियाद पर उन्हें गालियां दी गई। खातून ने खत में लिखा कि अस्पताल के अमले ने उनसे कहा कि जहां जहां इलाज करवाती हो वहां वहां कोरोना फैलाती हो। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बच्चे की मौत की वजह भी अस्पताल का अमला है। इसी तरह भारतीय रियासत यूपी के एक निजी कैंसर अस्पताल ने 17 अप्रैल को हिंदी रोजनामे में इश्तिहार जारी किया और इश्तिहार में लिखा था कि अस्पताल ऐसे मुसलमान मरीज का इलाज नहीं करेगा जिसके पास कोरोना मनफी होने की रिपोर्ट नहीं होगी। भारत में
कोरोना वायरस का मुकाबला करने के बजाय प्रोपेगेंडा किया गया, इसे मुसलमानों से जोड़ा गया, जाली खबरें फैलाई गई और ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मुल्क की मुस्लिम आबादी बाकी आबादी को कोरोना से मुतासिर करने की कोशिश कर रही है, जिससे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कोरोना से मुताल्लिक जाली खबरों की एक लहर चल पड़ी। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई और अब मोदी हुकूमत की इन पॉलिसीज़ के असरात सामने आ रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में भी भारत के हवाले से राह तब्दील हुई है। भारत मशरिक़ वस्ता के ममालिक के बहुत करीब नजर आ रहा था। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के मोदी हुकूमत खास तौर से करीब हुई। इस हवाले से मारूफ जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे में खासतौर पर नरेंद्र मोदी के दौर में भारत के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई। खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी से भारत ने बहुत से फ़वाइद भी हासिल किए। ये एक हिंदू कौम परस्त हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी थी, मगर अब ये ताल्लुकात नाजुक सूरत हाल का शिकार है क्योंकि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भारत की सिफारती कामयाबियों को खराब करने की वजह बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि कोरोना वायरस ने भारत की आबादी पर ज्यादा असर नहीं डाला, मगर भारत में मुस्लिम कम्युनिटी को तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। उन्हें ऑनलाइन धमकियां दी गई, मुसलमान नौजवानों पर हमले हुए। तशद्दुद के इन वाक़यात में हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा भी मुलव्विस हैं और ये हमले भारत में उस वक्त बढ़े जब ये खबरें फैलाई गई कि तबलीगी जमात ने हुकूमती पाबंदियों के बावजूद इज्तिमा किया और इस इज्तिमा की वजह से कोरोना वायरस फैला। यहाँ तक कि रियासती सतह पर तबलीगी जमात के इज्तिमा को भारत में कोरोना वायरस के फैलाव की बड़ी वजह करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में रहने वाले भारतीय शहरियों की तरफ से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट्स किए गए, जिनके स्क्रीनशॉट्स शारजा की शहजादी ने ट्वीट किए। 4 मई को उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पुरअमन भारत को याद कर रही हूँ। अहम बात यह है कि OIC ने भी इस सूरत हाल में भारत से मुतालबा किया कि वो मुसलमान अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के वाक़यात मोदी हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत ईरान और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात के बावजूद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से अच्छे ताल्लुकात कायम किए। नरेंद्र मोदी ने हुकूमत में आने के बाद अरब ममालिक के तारीखी दौरे किए। उनके दौरे के नतीजे में सऊदी अरब भारत का चौथा और मुत्तहिदा अरब अमारात तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया और इन दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता 5 सालों में भारत में एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए 170 अरब डॉलर्स की मदद की, सरमायाकारी की। इसके अलावा तकरीबन 20 लाख भारतीय सऊदी अरब में और 30 लाख भारतीय मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं और वहाँ से हर साल 25 अरब डॉलर्स के तरसीलाते ज़र भेजते हैं। इसलिए भारत के लिए ममालिक से अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी है, मगर भारत में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया अब मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, जो कि रिपोर्ट बयान कर रही है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक के बाद एक माफिया इस हुकूमत में सर उठाता है, फिर फ़ायदा ले जाता है, फिर हुकूमत को कार्रवाई का ख्याल आता है। एक और माफिया ने सर उठाया और फिर फ़ायदा भी उठाया। क्या हुकूमत उस पर कामयाबी से क्रैकडाउन कर पाएगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस हुकूमत के आने के बाद एक माफिया सामने आ रहा है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट तो सामने आ गई, मगर चीनी सस्ती नहीं हुई। आटे के बहरान पर रिपोर्ट आई, मगर आटे की कीमत में कमी होने के बजाय और इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, मगर पेट्रोल ही पंप से गायब हो गया। एक नया माफिया सामने आ गया जो हुकूमती गफलत से फ़ायदा उठा गया और उठा रहा है। पहले सस्ता पेट्रोल गायब करके महंगा हाई ऑक्टेन फरोख्त किया गया। अक्सर पेट्रोल पंप्स ग्राहकों को, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल वालों को साफ कह रहे थे कि पेट्रोल नहीं है, हाई ऑक्टेन है, अगर लेना है तो हाई ऑक्टेन ले लो। हाई ऑक्टेन की कीमत हुकूमत नहीं, खुद तेल बेचने वाली कंपनियां मुकर्रर करती हैं। और जब पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की और कम करके 74 रुपये तक ले आई, तब भी हाई ऑक्टेन को सबने मिली भगत करके 150 रुपये से ऊपर ही रखा, क्योंकि ये डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। और फिर सस्ता पेट्रोल बेचने की बजाय एक तरीके से हाई ऑक्टेन बेचा गया। पेट्रोल को गायब करके मजबूर ग्राहकों को मुताबिक पेट्रोल पंप्स ने हाई ऑक्टेन बेचा, करोड़ों रुपए कमाए गए। रेगुलेटर कुछ नहीं कर सका, हुकूमत देखती रही। अब मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है। ईद के बाद से मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत है। 10 दिन से जायद हो गए, बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल पंप्स अक्सर बंद हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फरोख्त नहीं हो रहा और कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, मगर उन पर रश है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 77% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने FIA को बहरान की तहकीकात की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा ओगरा ने इन्फोर्समेंट टीम्स बना दी हैं जो मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के गोदामों का जायजा ले रही हैं। और आज वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई कमेटी का किमाड़ी ऑयल फील्ड पर उन्होंने छापा मारा है और एक कंपनी के गोदाम में बड़ा जखीरा पाया गया। फिर आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब और मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को बुलाया और पूछा कि बताया जाए कि अब तक क्या इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में भी
पेट्रोल की किल्लत का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में पेट्रोल मसनूआत की किल्लत पर वजीर आजम और काबीना के अरकान ने बरहमी का इजहार किया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि ओगरा गफलत में सोता रहा, पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा कि क्या यह दुरुस्त है कि मुल्क में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया है। तो मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने जवाब दिया कि मुल्क में इस वक्त 2.25 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने जवाब दिया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में $12 के बाद कुछ कंपनियों ने खरीदारी रोकी, इसलिए अब जिन ऑयल कंपनियों ने स्टॉक खत्म किया उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब और नदीम बाबर ने काबीना को मुतमईन करने की कोशिश की, मगर काबीना मुतमईन नहीं हुई। इसकी वजह भी है क्योंकि 10 दिन से ये क्राइसिस सर उठा रहा था, अवाम को नजर आ रहा था, मगर कुछ नहीं किया गया। इस हवाले से वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान आदिल शाहजेब से बात करते हुए कहा कि वफाकी वजीर और मुआविन ख़ुसूसी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा की ब्रीफिंग से वजीर आजम और काबीना मुतमईन नहीं हुई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर कम होते गए, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ओगरा ने कुछ नहीं किया, वजारत पेट्रोलियम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद जब लॉकडाउन में नरमी आई, पेट्रोल की मांग में इजाफा हुआ, तो मुल्क में अचानक पेट्रोल की किल्लत का बहरान पैदा हो गया और बहरान बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि अब पेट्रोल अवेलेबल नहीं है बहुत सारे इलाकों में। डॉन अखबार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पेट्रोल का स्टॉक 2 लाख टन है, जो महज 6 दिन के लिए काफ़ी है, जबकि डीजल का स्टॉक 1,60,000 टन है, जो सिर्फ 4 दिन के लिए काफ़ी है। जरूरी है कि मुल्क में 21 दिनों का स्टॉक मौजूद हो, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। पेशावर हाई कोर्ट भी आज पेट्रोल और आटे के बहरान पर बरहम दिखाई दी। पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल का बहरान है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, मगर किसी को कोई परवाह ही नहीं। अफसोस होता है ऐसे वुज़रा पर जो सिर्फ इजलासों के लिए जाते हैं और मराआत लेते हैं। उस पर ओगरा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि हमने कमेटी बनाई है जो पंप्स पेट्रोल नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क दिए कि कमेटी को छोड़ें, कमेटी की बात मत करें। जब किसी मामले को दबाना होता है तो हुकूमत कमेटी बना देती है। चेयरमैन नैब भी हर चीज़ पर नोटिस लेते हैं, लेकिन पेट्रोल और आटा बहरान पर वो खामोश हैं। नैब सिर्फ अपनी मर्जी के केसेस में दिलचस्पी लेता है। जस्टिस कैसर रशीद ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अवाम के मफाद के लिए भी कोई काम करना चाहिए, लेकिन इस मामले पर नैब सो रहा है। जस्टिस कैसर रशीद ने सेक्रेटरी फूड से सवाल किया कि आटे के बहरान का क्या हुआ, तो सेक्रेटरी फूड ने जवाब दिया कि इस वक्त आटा मिल रहा है, किल्लत नहीं है, लेकिन रेट ज़्यादा है। पंजाब से आटा और गंदम की सप्लाई हो रही है, कुछ हफ्तों में रेट नॉर्मल हो जाएगा। अदालत ने कल वफाकी वजीर पेट्रोलियम और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को और डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया है और सेक्रेटरी फूड से आटा बहरान पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि एक के बाद एक बहरान सामने आ रहा है, हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। बहरान आ जाता है तो जल्दबाजी में फिर एक्शन का तासुर दिया जाता है, फिर कमेटी बनाई जाती है, फिर रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, मगर अवाम को फ़ायदा कुछ नहीं होता। हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग करती है, माफिया फ़ायदा उठा जाता है। गैर कानूनी सिगरेट माफिया हो, अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हो, चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, और अब तेल बेचने वाली कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं और हुकूमत अब उनके गोदामों पर इस वक्त छापे ज़रूर मार रही है, मगर तेल अवाम को नहीं मिल रहा है। डॉन अखबार के रिपोर्टर खलीक कियानी जो इस हवाले से मुसलसल रिपोर्ट करते रहे, बताते रहे, जो इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है, इस हवाले से बात करेंगे। खलीक कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, आपको लगता है कि ये प्राइवेट कंपनियां अगर इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि अपने स्टॉक्स जो उनको कानून के मुताबिक मेंटेन रखने हैं ना रखें, अगर हों भी तो ना बेचें, हाई ऑक्टेन बेचें, तो हुकूमत कुछ कर सकती थी या हुकूमत नहीं कर सकती थी? ये इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी थी और इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल रोका जा सकता था। इनफैक्ट ये खुद क्रिएट किया गया सिचुएशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। और सूरत ये थी कि इंडस्ट्री और जो हुकूमती इदारे हैं वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहे और अल्टीमेटली ये जाके सिचुएशन क्रिएट हुई है। बात यह है कि एक होती है प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग जो मंथली बेसिस पे होती है, और पिछले 3-4 महीने में ये मंथली के बजाय ट्वाइस अ मंथ और समटाइम्स थ्राइस अ मंथ भी हुई है। तो और उसकी बेसिस के ऊपर हर चीज़ ऑलमोस्ट तय हो जाती है कि कौन सी कंपनी ने क्या इंपोर्ट करना है, कौन सी रिफाइनरी से उठाना है, कितना क्या प्रोडक्ट उठानी है। और दूसरा ये कि ये चीज़ें तय हो जाती हैं, फिर इसके ऊपर अमल दरामद होता है, कंपनियाँ पाबंद होती हैं, उनको फॉलो अप करती है पेट्रोलियम डिवीजन। इसी तरह जो लेटेस्ट सिचुएशन होती है कि आज कौन से डिपो के ऊपर कितना स्टॉक मौजूद है, कौन सी रिफाइनरी के ऊपर कितना स्टॉक है,
पोर्ट के ऊपर कितना है, वहाँ से रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, ये सारा डाटा जो है डेली बेसिस के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में भी तकरीबन 8-10 जो ऑफिस है उनको, इसी तरह ओगरा में, इसी तरह वो ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये सारा डाटा डेली बेसिस के ऊपर शेयर होता है और सारी कंपनियां इसको देख रही होती हैं। तो ये कहना कि जी कहीं अचानक क्रिएट हुआ, मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। वो उसमें सारी चीज़ें लोगों के सामने थी और जिस दिन स्टॉक कम हो रहे थे वो भी सबको नजर आ रहे थे और उसको कैसे रिप्लेनिश करना है ये भी किसी की जिम्मेदारी होगी जिसको ये फैसला करना चाहिए था। और जो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद जो कंपनी नहीं कर रही थी तो उसके ऊपर किसी को फैसला भी करना था। मतलब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि अगर स्टॉक नहीं मेंटेन कर रही थी और कंपनियां नहीं ले रही थी तो हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करती, मगर जो इन्वेंट्री लॉसेस के डर से कंपनियां नहीं बेच रही थी, हालांकि उनके पास स्टॉक मौजूद था, उसमें हुकूमत क्या करती? अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये दुरुस्त है, इसके अलावा भी कुछ हुकूमत कर सकती थी, क्योंकि आमतौर पर जब कीमतें बढ़ती है तो इनको इन्वेंट्री गेन भी होता है कंपनियों को, जब कम होती है तो इन्वेंट्री लॉस भी होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। मगर इन्वेंट्री लॉसेस को बचाने के लिए इन्होंने अवाम की लाइनें लगा दी हैं, हुकूमत और क्या कर सकती थी? सर जी, बात यह है कि जो पेट्रोलियम रूल्स हैं 2016 के, उससे पहले जो रूल्स थे उसके मुताबिक भी, लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट रूल्स वो है तो मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जो उसकी डेली सेल है उसके हिसाब से 21 दिन के मिनिमम स्टॉक उसके पास होने चाहिए, जंग हो या अमन हो और कहीं पीछे आग लगी हुई हो, जो भी सूरत हाल हो, आपने अपने 21 दिन के स्टॉक रखने, कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए। ये नफा और नुकसान जो है, इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन जो है, ये ऑयल इंडस्ट्री का हिस्सा है और उनको पता होता है कि हमने कितना लॉस होना है, कितना प्रॉफिट होना है। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदाज़ी की है। 1-2 कंपनियों ने हो सकता है किसी हद तक की हो, लेकिन इतना वाइड स्केल के ऊपर ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी मुमकिन नहीं है। 21 दिन के स्टॉक बड़े अमाउंट होती है, ये 8-8.5 लाख टन मंथली कंजम्पशन है, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर लें, 6 लाख 6.5 लाख। तो लेकिन सूरत हाल ये है कि हम पिछले पूरे 15 दिन में आप देख लें तो 8 दिन से 9 दिन से ज्यादा के स्टॉक कभी थे ही नहीं। और क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ इन कंपनीज के ऊपर डाली जा सकती है या हुकूमत की भी जिम्मेदारी है? ये नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब अगर वजीर आजम को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, काबीना मुतमिन नहीं हो रही है और कार्रवाइयाँ कंपनियों के खिलाफ हो रही हैं, ये हो सकता है कि उस वक्त इन्हें ना पता चल पाया हो नदीम बाबर साहब को या फिर उमर अयूब साहब को कि कंपनियाँ कर क्या रही हैं, या ये हो नहीं सकता कि इनके इल्म में ना हो, उसके बावजूद ये होने दिया गया? सर, मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये लाइल्म हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेली सप्लाई पोजीशन होती है सारी कंपनियों की, जिसको DSP कहते हैं, ये सारे 10 के ऊपर जाती है। हो सकता है मिनिस्टर ने ना देखा हो, उसके और जिम्मेदारी हो सकता है जो एडवाइजर है या SAPM है उसने ना देखी हूँ, लेकिन उसके नीचे जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, शायद उन्होंने भी ना देखे, उनकी भी बहुत मजबूरियाँ हों। लेकिन फिर जो एडिशनल सेक्रेटरी जो पॉलिसी है, जिनका काम ही इन चीज़ों के ऊपर नजर रखना है, वो क्यों सो रहे थे? फिर उसके बाद नीचे जो DGI है, जिनका काम ही यही है, उनका सारी जिंदगी यही काम होता है, उनका और कोई काम नहीं है कि कौन सी कंपनी कैसे इंपोर्ट करे, इस सारी चीज़ को देखती हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जान छुड़ा सके। उसूली तौर पर सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंबाइंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब आवाम तो फिर भुगत रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अक्सर जगह मिल भी नहीं रहा। उन्होंने तो महंगा हाई ऑक्टेन भी खरीदा जब उनको नॉर्मल पेट्रोल नहीं दिया गया सस्ता। और अब क्या शॉर्टेज खत्म हो जाएगी अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम किए, फौरी तौर पर यह मामला हल हो जाएगा? सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में जो टोटल स्टॉक है वो तकरीबन 7 से 8 दिन के हैं, लेकिन उसको वो स्टॉक फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कुछ जो पोर्ट के ऊपर स्टॉक हैं उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद तक मूव करना या लाहौर तक मूव करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस सारे चीज़ को मूव करना काफ़ी यानी मशक्क़त वाला काम है। तो एक तो ये चीज़ करने की है, लेकिन पिछले अब जून के 10 दिन है, 10 जून तक सिर्फ 1 या 2 शिप बर्थ हुए हैं पोर्ट के ऊपर। तो लिहाजा जब तक सप्लाई रिप्लेनिश नहीं होगी उसके लिए ये टाइम कंज्यूमर प्रोसेस जारी रहेगा। मेरा ख्याल है अगले 2-4-6 दिन मजीद ये इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया खलील कियानी हमारे साथ मौजूद थे। कहना अभी सूरत हाल यही रहेगी। हम आपको बताते चलें कि नदीम बाबर साहब को और उमर अयूब साहब को हमने प्रोग्राम में बुलाया। नदीम बाबर साहब को तो मुसलसल बुला रहे हैं, मगर वो प्रोग्राम में इस हवाले से अपना मौका देने नहीं आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अब शुगर मिलर्स
हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हुकूमत की बनाई हुई रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है। कल समाअत होगी। क्या क्या चैलेंज किया गया है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वजीर आजम इमरान खान ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़े फैसले किए। केसेस नैब, FBI, FIA, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक और ACCP को भेजे और 90 दिनों में मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया। मगर अब शुगर मिल मालिकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इन इक़दामात और शुगर कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये दरख्वास्त पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के अलावा 17 शुगर मिल्स की तरफ से दायर की गई है, जिसमें अल अरेबिया शुगर मिल जो कि सुलेमान शहबाज की है, RYK शुगर मिल जो कि खुसरो बख्तियार के भाई की है और मोनी सलाही भी इसमें शेयर होल्डर हैं, और JWD शुगर मिल्स जो कि जहांगीर तरीन की है। इसके अलावा दीगर शुगर मिल्स भी फरीक बनी हैं। ये दरख्वास्त इन सब की तरफ से मुश्तरका तौर पर दायर की गई है। तो सोचिए कि जहांगीर तरीन, सुलेमान शहबाज, खुसरो बख्तियार साहब के भाई और मोनी सलाही सब एक साथ मिलकर, उनके भी जो शुगर मिल है उसमें शेयर हैं, सब एक साथ मिलकर दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी सिर्फ चंद शुगर मिल्स को मुंतखब किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंक्वायरी के दौरान मिर्ज़ा शहजाद अकबर का किरदार इंतहाई मनफी रहा। कमीशन ने तहकीकात करते हुए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, इसलिए हुकूमत और तमाम इदारों को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई से रोका जाए। अब इस दरख्वास्त पर कल अहम समाअत होगी। दूसरी जानिब कमीशन की रिपोर्ट सामने आए अब 20 दिन हो गए हैं। हुकूमत ने एक्शन का भी ऐलान कर दिया, मगर अब तक चीनी की कीमतों में कमी नहीं हुई। हुकूमत ये दावा तो करती रही है कि पहली बार चीनी की असल लागत का तखमीना लगाया गया है, चीनी की कीमत कम लाई जाएगी, मगर 20 दिनों बाद भी ऐसा नहीं हुआ। हमने आज भी मार्केट में तज्जिया किया तो कीमत वही है, 85 रुपये तक चीनी इस वक्त भी बिक रही है। शुगर कमीशन ने बताया कि टैक्स और शुगर मिल मालिकान के मुनाफा मिलाकर भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 63 रुपये 17 पैसे बनती है, मगर इस वक्त चीनी 80 से 85 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आम सार्फिन के साथ खुद हुकूमत ने भी दिसंबर से अब तक महंगे दामों ही चीनी खरीदी। यहाँ पता चलता है कि जब हुकूमत को मार्केट में मुदाखलत करके चीनी की कीमत सस्ती करनी थी, कैसे खुद हुकूमत भी चीनी की कीमत बढ़ती रही और हुकूमत खरीदती रही। इसका जायज़ा लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के MD कल हमारे प्रोग्राम में आए, फिर उन्होंने हमें दस्तावेज़ात फराहम की। तो दस्तावेज़ात के ही मुताबिक जो दस्तावेज़ात आप सामने देख रहे हैं वो हमें खुद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई है, मुहैया की गई है। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 को 15,000 टन चीनी 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी गई और फिर 21 दिन के बाद 24 दिसंबर को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने मजीद 15,000 टन चीनी खरीदी 71 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, और फिर 20 दिन के बाद यानी 14 जनवरी को 2,000 टन चीनी खरीदी गई 74 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, यानी 7 रुपये चीनी की कीमत बढ़ गई। ऐसा क्या इजाफा हो गया था? क्या बिजली महंगी हो गई थी? गन्ना महंगा हो गया था कि एक महीने के फ़र्क से 67 रुपये की जगह हुकूमत 74 रुपये की चीनी खरीद रही थी और ख़रीदती जा रही थी। फिर उसके बाद 17 मार्च को 79 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 20,000 टन चीनी खरीदी गई। फिर 1 अप्रैल को 20,000 टन चीनी ली गई 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, मगर वो चीनी है जो जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान किया था कि मैं सस्ती दूंगा और उन्होंने दी। मगर दीगर शुगर मिल मालिकान ने भी उनके साथ ऐलान किया था उनके मुताबिक कि वो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी देंगे, मगर उन्होंने नहीं दी। 8 अप्रैल को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 78 रुपये 32 पैसे के हिसाब से 78,000 टन चीनी खरीदी। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 9 मार्च 2020 को 30,000 ब्रांडेड चीनी 83 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी। 24 मार्च को 30,000 टन चीनी 83 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदी। यूँ दिसंबर से अब तक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 2,10,000 टन चीनी खरीद ली और मुसलसल कीमत में इजाफा होता रहा, मगर हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के जरिए चीनी खरीदती रही। सब्सिडी की मद में आवाम के पैसे यहाँ जाते रहे। अगर शुगर कमीशन की तयन करदा कीमत के मुताबिक जायजा लिया जाए जो कि 63 रुपये बनती है, तो दिसंबर में 15,000 टन चीनी 67 रुपये के हिसाब से खरीदी गई, यानी 4 रुपये फ़ी किलो इजाफी अदायगी की गई और यानी शुगर मिल मालिकान को 6 करोड़ रुपये का इजाफी फायदा पहुँचाया गया। फिर दिसंबर में जो 15,000 टन चीनी 71 रुपये 10 पैसे के हिसाब से खरीदी गई, उसके जरिए 12 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। फिर जनवरी में 2,000 टन चीनी जो 74 रुपये के हिसाब से खरीदी गई, उसमें 11 रुपये फ़ी किलो इजाफी अदा किए गए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाफी फायदा पहुंचाया गया। इसी तरह मार्च में 20,000 टन चीनी 79 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदी गई, उससे 32 करोड़ रुपए का इजाफी फायदा पहुंचाया गया।
अप्रैल में 67 रुपए फी किलो के हिसाब से 20,000 टन चीनी, 8 करोड़ रुपए इजाफी अदायगी की गई, फायदा पहुंचाया गया। जबकि अप्रैल में 78 रुपए के हिसाब से 78,000 टन चीनी को में 117 करोड़ रुपए का इजाफी फायदा शुगर मिल मालिकान को पहुंचाया गया। ये वो सब्सिडी है जो वजीर आजम ने अवाम के लिए ऐलान किया था, मगर शुगर मिल मालिकान की जेब में जाती रही। इसी तरह मार्च में मजमूई तौर पर 60,000 ब्रांडेड चीनी खरीदी गई। अगर पैकिंग और दीगर अखराजात निकालकर इसकी कीमत 82 रुपए तस्वुर कर ली जाए तो 114 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी इसमें कर दी गई। मजमूई तौर पर 2,10,000 टन की खरीदारी करके शुगर मिल मालिकान को लगभग 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया गया। जब हुकूमत महंगे दामों चीनी खरीद रही थी तो इसका असर मार्केट में भी नजर आया और चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही। जब हुकूमत ही महंगी खरीद रही थी तो शुगर मिल मालिकान मार्केट में कैसे सस्ती चीनी बेचते। अब हम हमारे प्रोग्राम में सादक साहब कह चुके हैं कि इस हवाले से भी कार्रवाई होगी। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहजेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का इसलिए भी पता है कि जब यूटिलिटी स्टोर ने, स्पेशली जब रमज़ान का महीना आ रहा था, तो उससे पहले यूटिलिटी स्टोर ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, बिकॉज एक सब्सिडी दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो बेसिकली जहाँ से कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली। तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था, बिकॉज कार्टलाइजेशन की इंतहा ये रही कि ना सिर्फ इस दौर में, अगर आप शुगर कमीशन को देखें तो उसमें जो कार्टलाइजेशन की एक मिसाल दी जाती है, वो आज से कुछ साल पहले भी तमाम मिलों ने यकसुई से यूटिलिटी स्टोर को चीनी बेचने से इनकार कर दिया। और इस वक्त भी जब ये रिपोर्ट की कमीशन के ऊपर काम हो रहा था तो बारहा धमकियां दी गई कमीशन को, कमीशन के मेंबरान को, सरबराह को और हुकूमत को भी कि अगर आपने ये फोरेंसिक कमीशन ना रोका तो हम मार्केट में से चीनी ही गायब कर देंगे। लोग दाल, चावल, आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी वज़ीर आज़म ने। इसमें तो ये सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टलाइजेशन का, कि आपने एक दफा से फिर, बिकॉज जब टेंडर किए गए तो मुझे इस चीज़ का पता है कि वो बारहा कोशिश की गई कि जो एक्स मिल प्राइस है उसके जो मार्केट प्राइस से कम हो, लेकिन किसी मिल ने भी उस प्राइस से नीचे कोट नहीं किया। और कार्टलाइजेशन की यही मिसाल होती है कि जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो मजबूर कर देते हैं इवन हुकूमती इदारों को भी कि आप उस वक्त उनसे उन्हीं दामों पे चीनी खरीदें जिस दाम पे वो बेचना चाहते हैं। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला है इसको भी देखा जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसमें ये देखा जाएगा कि किसने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। वज़ीर आज़म की इस 3 अरब रुपए की सब्सिडी में से कितने पैसे वापस आते हैं, याद दीजिए। अल्लाह।